आर्टिकल 44 पे आजकल जो इतनी बहस चल रही है और जो विवाद बना हुआ है, इसका दो समाधान है। पहला तो ये कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा रहा है, इसमें से यूनिफॉर्म हटा दिया जाए, इंडियन जोड़ दिया जाए, यानी इसका नाम रख दिया जाए इंडियन सिविल कोड। क्योंकि भारत में सैकड़ों ऐसे कानून हैं जिसका पहला शब्द इंडियन होता है। इंडियन पिनल कोड, इंडियन टैक्स कोड, इंडियन एजुकेशन कोड, सब में पहला शब्द इंडियन होता है। तो एक तो ये कि नाम इसका अगर बदल दिया जाए तो आधा विवाद यहीं खत्म हो जाएगा। दूसरा, इसके बारे में पूरे देश में जन जागरण किया जाए। जन जागरण का सबसे अच्छा माध्यम है हमारे देश में कॉलेज, जो डिग्री कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एमबीए कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटी। इसलिए मैं देश के सभी जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, सबके प्राचार्य से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में इंडियन सिविल कोड के ऊपर एक कम से कम लेक्चर जरूर रखिए। अगर देश के सभी यूनिवर्सिटी में, सभी कॉलेज में मात्र एक लेक्चर रखा जाए, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, एमबीए के कॉलेज हैं और भी प्रोफेशनल कॉलेज हैं, जितनी यूनिवर्सिटी हैं, सब में एक एक लेक्चर रख दिया जाए, तो अगले 15 दिन के अंदर पूरे भारत में कम से कम 10,000 लेक्चर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी डीन से, सभी वाइस चांसलर से, सभी प्रिंसिपल से, सभी अपने लेक्चरर से कि प्लीज कॉलेज में इंडियन सिविल कोड के ऊपर एक लेक्चर जरूर रखिए। यह आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो आर्टिकल 44 है, इससे हिंदुओं को केवल एक फायदा होगा, क्रिश्चियंस को 2 फायदा होगा, पारसी को 3 फायदा होगा और मुस्लिम्स को 11 फायदा होगा। हिंदुओं को 1 फायदा और मुस्लिम्स को 11 फायदा। कैसे? आर्टिकल 44 जब इंप्लीमेंट होगा, यानी जब इंडियन सिविल कोड आएगा, तो केवल हिंदुओं को इतना लाभ होगा कि सबको शादी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। बस इतना सा ही बेनिफिट होना है कि शादी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। एक सिक्योरिटी रहेगी, सोशल सिक्योरिटी रहेगी सबको। सरकार के पास भी एक डिटेल रहेगा कि हाँ भाई टोटल कितने फैमिली हैं भारत में, कितने लोग मैरिड हैं, कितने लोगों ने शादी किया हो। क्रिश्चियंस को 2 फायदा होगा, एक तो शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, दूसरा बेनिफिट ये होगा जो उनका कूलिंग पीरियड है, अगर वो डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 2 साल तक इंतजार करना होता है, जबकि हिंदुओं में जो कूलिंग पीरियड है वो मात्र 6 महीने का है। मुस्लिम और क्रिश्चियंस में जो कूलिंग पीरियड है 2 साल का है, तो उनका भी कूलिंग पीरियड 6 महीने का हो जाएगा। तो उसका फायदा ये होगा कि जो 2 साल तक इंतजार करना होता, जहां वाइफ हस्बैंड दोनों रेडी हैं डिवोर्स लेने के लिए, इसके बावजूद 2 साल वेट करना पड़ता है, वो खत्म हो जाएगा। पारसी को 3 फायदा होगा। पहला तो ये उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन उनके यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। दूसरा, उनको विरासत और वसीयत में इक्वल राइट हो जाएगा बहन बेटियों को। वो पारसी से शादी करें, गैर पारसी से शादी करें, अपनी कम्युनिटी के बाहर शादी करें, उनको विरासत और वसीयत, सक्सेशन और इनहेरिटेंस का इक्वल राइट बना रहेगा। लेकिन मुस्लिम बेटियों को तो 11 फायदा होगा। सबसे पहला फायदा, शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी। अभी उनकी 9 साल चल रही है, वो 18 साल हो जाएगी या 19 साल या 20 साल, अभी तो पार्लियामेंट में तय होगा। जो भी होगा, कम से कम 18 साल तो होगी। तो स्वाभाविक सी बात है हमारी मुस्लिम बेटियां भी पढ़ेंगी, साक्षर बनेंगी। 18 साल के बाद शादी होगी तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। समझदार हो जाएंगी तो उनकी प्रताड़ना कम होगी, उनका मेंटल टॉर्चर कम होगा। उनको कम से कम 12वीं तक उनकी पढ़ाई हो चुकी होगी, तो कम से कम जिस भी लाइन से पढ़ाई करेंगे, बेसिक उनको नॉलेज भी होगी, एक जिम्मेदार और नागरिक बन जाएंगे। दूसरा फायदा होगा, शादी का उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, हालांकि वो सबको हो रहा है। तीसरा क्या फायदा होगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा। अभी मुस्लिम बेटियों को किस आधार पे डिवोर्स देना है वो कहीं लिखा ही नहीं है, कोडिफाइड ही नहीं है। तो अगर रोटी ठंडी हो जाए तो भी डिवोर्स हो जा रहा है, दूध में चीनी नहीं मिला है तो भी डिवोर्स हो जा रहा है, चाय ठंडी हो रही है तो भी डिवोर्स हो जा रहा है। और ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, 4 तरीके के तलाक अभी भी चल रहे हैं। तलाके हसन चल रहा है, तलाके एहसन चल रहा है, तलाके बाइन चल रहा है, तलाके किनाया चल रहा है। और ये चारों तलाक ईमेल के जरिए होता है, व्हाट्सएप के जरिए होता है, कुरियर के जरिए होता है, इस तरीके से चल रहा है। तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स भी कॉमन हो जाएगा हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई के लिए। तो फायदा क्या हो, सबसे ज्यादा फायदा होगा मुस्लिम बेटियों को।
प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका एक हो जाएगा कि भाई देखो एक्स्ट्रा जुडिशियल तलाक नहीं होगा, सारे के सारे तलाक कोर्ट के जरिए होगा। तो हिंदू, क्रिश्चियंस, पारसी में ऑलरेडी कोर्ट के जरिए ही डिवोर्स होता है। किसका नहीं हो रहा है? मुस्लिम बेटियों को। तो फायदा किसको होगा? मुस्लिम बेटियों को। इसी तरीके से गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस, भाई तलाक हो गया, अब बेटी कहां जाएगी? उसके पास भरण पोषण कोई रास्ता नहीं है, पिता बूढ़े हो चुके हैं, भाई अपने अपने परिवारों में व्यस्त हैं, तो बेटी की देखभाल कौन करेगा? गुजारा भत्ता कैसे मिलेगा? तो अभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में तो गुजारा भत्ता मिलता है, हमारी मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता। यानी जब इंडियन सिविल कोड आएगा तो एक फायदा ही हो जाएगा हमारी मुस्लिम बेटियों को, उनको भी गुजारा भत्ता मिलेगा। अभी हमारी मुस्लिम बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है बच्चा, इंडियन सिविल कोड आएगा उनको गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। अभी उनको बच्चे के भरण पोषण का अधिकार नहीं है, डिपेंडेंट है, वो भी मिल जाएगा। अभी उनको प्रॉपर्टी का इक्वल राइट नहीं है। इस्लाम में बेटा और बेटी को इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है आज की डेट में। जब आर्टिकल 44 इंप्लीमेंट होगा, इंडियन सिविल कोड आएगा, तो हमारी मुस्लिम बेटियों को भी सक्सेशन और इनहेरिटेंस यानी विरासत और वसीयत का इक्वल राइट मिल जाएगा। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पे तो पहले से लागू है। फायदा किसको हुआ? हमारी मुस्लिम बेटियों को। मां बाप के, माता पिता के देखभाल का अधिकार सबको मिल जाएगा। तो वास्तव में जो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है हमारी मुस्लिम बेटियों को है। अगर भाई नहीं है और शादी हो गई है तो उनको ये राइट नहीं है कि अपने माता पिता की देखभाल कर सके, माता पिता की प्रॉपर्टी ले सके, माता पिता के घर में आके सेवा कर सके। नहीं है, राइट ही नहीं। तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। इसलिए मैं कह रहा हूं इंडियन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदू को 1 फायदा, क्रिश्चियंस को 2 फायदा, पारसी को 3 फायदा और मुस्लिम बेटियों को 11 फायदा। अब दुर्भाग्य आप देखिए विरोध कौन कर रहा है? तथाकथित मुस्लिमों के रहनुमा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमारे हाथ से सत्ता निकल जाएगी, इसलिए उसका विरोध कर रहा है। अब जरा सोचिए, हिंदुओं को 1 फायदा, फिर भी हिंदू डिमांड कर रहे हैं कि इंडियन सिविल कोड आना चाहिए, आर्टिकल 44 इंप्लीमेंट होना चाहिए। मुस्लिम्स को 11 फायदा, फिर भी मुस्लिम्स की बात करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां, एनजीओ, पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद इसका विरोध कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको बहन बेटियों को दबा के रखना है, उनका शोषण करना है। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम बहन बेटियां भी आगे आए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी तरीके पढ़ाई लिखाई करें, सब कुछ करें। और खासतौर पर अगर इस इंडियन सिविल कोड में एक और चैप्टर जुड़ गया पॉपुलेशन कंट्रोल का, हम दो हमारे दो सबके दो, इसका भी फायदा सबसे ज्यादा मुस्लिम बेटियों को ही होना है। सबसे ज्यादा तबीयत उन्हीं की खराब हो रही है, ज्यादा बच्चा होने से उन्हीं की तबीयत खराब हो रही है, उन्हीं का डेवलपमेंट रुक रहा है, पूरी जिंदगी के बच्चों की देखभाल करते रह जाती है, उनकी अपनी जिंदगी में कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए मैं देश के सभी आदरणीय प्राचार्य, प्रधानाचार्य और अपने कुलपति, उपकुलपति सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज देर मत करिए, अपने कॉलेज में इंडियन सिविल कोड के ऊपर एक लेक्चर जरूर रखिए। मैंने तो अभी तय कर लिया कि जब तक ये इंडियन सिविल कोड नहीं आएगा, आर्टिकल 44 इंप्लीमेंट नहीं होगा, तब तक नई PIL नहीं करूंगा, कोर्ट कम जाऊंगा और देश में ज्यादा घूमूंगा। जहां जहां पे मुझे इन्विटेशन आ रहा है, मैं हर जगह जा रहा हूं। मैं लगातार बाहर निकलना मैंने शुरू कर दिया है, बाहर भ्रमण कर रहा हूं। आपके भी कॉलेज में अगर प्रोग्राम है तो आप कांटेक्ट करिए। अगर मेरे पास समय रहा तो मैं जरूर आऊंगा।